Database management system is a software application used to access, create, and manage databases. With the help of this software, database values can be updated, retrieved, and created. तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। लाइफ में हम कभी भी लाइब्रेरी ज़रूर गए होंगे, चाहे स्कूल में या कॉलेज में। तो जब हम लाइब्रेरी के अंदर जाते हैं तो हमें बहुत सारी टाइप्स की बुक्स मिलती हैं और अलग अलग शेल्फ में अलग अलग कोर्सेज़ की बुक्स होती हैं। तो उन बुक्स को अगर हम अज्यूम कर लें कि वो हमारा डेटा है या इंफॉर्मेशन है जो कि अलग अलग शेल्फ में या अलग अलग तरीके से रखा गया है, तो पूरी लाइब्रेरी में हम ये कह सकते हैं कि वो एक टाइप का डेटाबेस है जिसके अंदर अलग अलग कोर्सेज़ का कंटेंट या डेटा और इन्फॉर्मेशन स्टोर है। तो आप अपने हिसाब से वहाँ पे डेटा को चूज़ करोगे और यूज़ करोगे। तो चलिए अब हम आइकन की बात करते हैं। डेटाबेस का आइकन कौन सा होता है? तो ये सिलेंड्रिकल सिंबल में आपको ये जो चीज़ दिख रही है, ठीक है, ये आपका डेटाबेस का आइकन होता है। मतलब डेटाबेस को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब डेटाबेस को देखने का या रिप्रेजेंट करने का यही तरीका है, ठीक है। और डेटाबेस के अंदर हमारे बहुत सारी टेबल्स होती हैं। तो ये एरो से मैंने यहाँ पे ये शो किया है कि एक टेबल मैंने बनाई हुई है और इस टेबल में आप नेम, एज, रोल, ये 3 कॉलम्स आप देख सकते हो और यहाँ पे फिर ये वैल्यूज़ स्टोर हैं। तो ये जो आपको दिख रही हैं 23, 19, 21, 21, रोल नंबर में आपको दिख रहा है 101, 102, 103, 104, ये क्या है? ये टेबल्स के अंदर डेटा है जिसको हम बोलते हैं वैल्यूज़। और ये जो जहाँ पे ये स्टोर हैं उनको हम इंडिविजुअली बोलते हैं सेल्स, ठीक है। तो कॉलम क्या होते हैं? तो नेम हमारा एक कॉलम हो गया, एज आपका दूसरा कॉलम हो गया और रोल आपका तीसरा कॉलम हो गया। तो टॉप से बॉटम जो रन करता है वो आपका कॉलम होता है टेबल में, और जो लेफ्ट से राइट रन करता है जिसमें सारे कॉलम्स आते हैं वो आपका कहलाता है टपल या रो। तो अजय 23, 101 ये पूरा एक टपल हो गया, ठीक है। आमिर 19, 102 ये दूसरा टपल हो गया, या जिसको हम बोल सकते हैं रो, यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं रो आर, ठीक है। और ऐसे ही हमारा अमित 21, 103 आपका एक और टपल हो गया, ठीक है। और राहुल 21, 104 एक और टपल हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मैंने यहाँ पे एक टेबल बना ली है। और यहाँ पे हम जो ये टेबल लिखा है, इस टेबल का नाम मैं रख देता हूँ। तो इस स्टूडेंट टेबल का नाम मैंने रख दिया यहाँ पे STUDENT स्टूडेंट। तो मैंने इस टेबल का नाम स्टूडेंट रख दिया है। तो यहाँ पे ये टेबल आपकी स्टोर होगी इस डेटाबेस के अंदर। तो डेटाबेस में हमारी बहुत सारी टेबल स्टोर हो सकती है। तो अभी तो एक टेबल है तो मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ एक डॉट से, तब ये एक टेबल है। तो हमारी बहुत सारी टेबल स्टोर हो सकती हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बहुत सारे डॉट्स लगा दिए। तो ये आप अज्यूम कर सकते हो कि ये आपका डेटाबेस है और डॉट्स क्या है, इसके अंदर टेबल्स हैं। तो जैसे जैसे हम डॉट को एक्सपैंड करेंगे तो अलग अलग आपकी टेबल ओपन होगी, उसमें अलग अलग टाइप का डेटा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और DBMS की डेफिनेशन देखते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है? अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम DBMS भी बोलते हैं, इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट अलाउ क्रिएशन, definition and manipulation of database, allow user to store, process and analyze data easily. DBMS provide us with an interface or a tool to perform various operations like creating database, storing data in it, updating data, creating table in the database and a lot more. तो कहने का मतलब ये है कि डेटाबेस एक आपका टाइप का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो कि आपका डेटा को मैनेज करने में हेल्प करता है, जिसमें आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, डिफाइन कर सकते हो और किसी भी टाइप की मैनिपुलेशन कर सकते हो डेटाबेस में, ठीक है। और वो यूज़र्स को हेल्प करता है डेटा को स्टोर करने में, प्रोसेस करने में और एनालाइज करने में। तो कहने का पूरा मकसद ये है कि DBMS प्रोवाइड करता है एक इंटरफेस, ठीक है, जो कि वेरियस ऑपरेशंस परफॉर्म करता है डेटाबेस को बनाने से लेकर डेटा को स्टोर करने तक की, और फिर उसको अपडेट करने तक से लेकर आपको टेबल क्रिएट करने तक की। तो टेबल आपकी जो क्रिएट होती है वो डेटाबेस के अंदर स्टोर होती है, और भी हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। डेटाबेस हमें प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी टू द डेटाबेस। इट ऑल्सो मेंटेन डेटा कंसिस्टेंसी इन केस ऑफ मल्टीपल यूज़र्स। तो यहाँ पे डेटा कंसिस्टेंट भी हो सकता है, मतलब बहुत सारे यूज़र, ठीक है, सेम डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं सेम टाइम पे और डिफरेंट टाइम पे।
तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ सॉफ्टवेयर जो कि एज अ DBMS यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ सॉफ्टवेयर्स आपके सामने कुछ आइकन्स उनके लिख दिए हैं, ठीक है। पहला है आपका MS Access, दूसरा है आपका MySQL, फिर है Oracle का DBMS, फिर है माइक्रोसॉफ्ट का SQL सर्वर और फिर है IBM का DB2। तो इसके अलावा भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं आपके, ठीक है। जैसे आपका गूगल क्लाउड है, वहाँ पे भी आपको डेटाबेस प्रोवाइड होता है, ठीक है। आपका माइक्रोसॉफ्ट को आपका हो ही गया है। तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो आपको ये आपके प्रोवाइड करती हैं डेटाबेस को स्टोर करने के लिए एज अ सर्विस। तो इसके अलावा कुछ सॉफ्टवेयर्स के नाम मैं यहाँ लिख रहा हूँ जो कि एज अ DBMS यूज़ होते हैं। तो जिसमें से पहला जो नाम है वो है आपका SAP, SAP एक SAP है आपका सॉफ्टवेयर जो कि यूज़ होता है, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका इन्फॉर्मिक्स, एक आपका ये सॉफ्टवेयर है जो कि आपका डेटाबेस में यूज़ होता है। फिर है आपका एक SQLite जिसको हम बोलते हैं, वो भी हमारा यूज़ होता है SQLite, ठीक है। फिर उसके, क्योंकि यहाँ पे SQLite में LITE एक साथ वो लिखता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका है SQL, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं PLSQL लिखते हैं उसको। तो ये भी एक हमारा सॉफ्टवेयर है। तो ये देखिए कुछ सॉफ्टवेयर बहुत ही ज़्यादा आपके इम्पॉर्टेंट है। तो आपका अमेज़ॉन का भी है, अमेज़ॉन ADS ये भी एक सॉफ्टवेयर है जो कि हम यूज़ करते हैं आपका उसके लिए डेटाबेस के लिए। तो यहाँ पे एक ही जगह मैं R कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो R स्टैंड्स फॉर RDBMS। तो यहाँ पे ये एक और आपका आ गया है। फिर उसके बाद आपका है MongoDB, जो कि आपने यहाँ पे नहीं देखा था, यहाँ पे आपका है जिसको हम बोलते हैं MongoDB, MANGODB। तो MongoDB भी आपका एक ये सॉफ्टवेयर है। फिर आपका एक और सॉफ्टवेयर है Redis भी आपका एक सॉफ्टवेयर है। तो बहुत सारे आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि सॉफ्टवेयर मैं लिख रहा हूँ। फिर है एक TERA, TERA, और फिर है डेटा भी एक आपका सॉफ्टवेयर है जो कि आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो एज अ डेटाबेस। तो ये आपके सॉफ्टवेयर्स की लिस्ट है, ठीक है, जिसको आप एज अ DBMS यूज़ कर सकते हो। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे टिक कर दिए हैं सारे सॉफ्टवेयर्स, और कुछ यहाँ पे भी मेंशन्ड है, और ये लिस्ट ऑफ DBMS सॉफ्टवेयर्स हैं। तो फ्रेंड्स चलिए मैं आपको एक डेटाबेस का आइकन बना के दिखाता हूँ और उसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि टेबल्स में डेटा कैसे स्टोर करते हैं। तो ये जो आपके सामने जो आइकन मैं बना रहा हूँ सिलेंड्रिकल शेप में, ये है आपका डेटाबेस। तो ये हमारा डेटाबेस होता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया फेसबुक का हमने ये डेटाबेस बना लिया है। DB स्टैंड्स फॉर डेटाबेस, ठीक है। और यहाँ पे मैं अंडरस्कोर लगा देता हूँ, तो ये फेसबुक डेटाबेस हो गया, ठीक है। अब हम एक डॉट मैंने बनाया और इसके अंदर मैं इसको एक्सपैंड कर रहा हूँ और एक मैं आपको टेबल बना के दिखाता हूँ। तो टेबल का नाम मैं यहाँ पे रख दूँगा यूज़र्स, और इसमें यूज़र नेम और पासवर्ड 2 कॉलम बनाऊँगा। तो पहला 2 कॉलम मैंने बना दिए, देखिए कॉलम 1 कॉलम 2, और इसको फिर मैंने रो में डिवाइड कर दिया। तो मैंने यहाँ पे इसको देख लीजिए, यहाँ पे आपका हो गया है यूज़र नेम और यहाँ पे आ गया है PWD पासवर्ड, और ये टेबल का नाम मैंने रख दिया है यूज़र्स। तो फेसबुक के जितने भी यूज़र्स हैं, ठीक है, उनकी ये टेबल है और उनका ये डेटा स्टोर होगा। सपोज़ यूज़र का नाम है अमित, अजय और राहुल। तो ये हमारे 3 नाम मैंने एग्जाम्पल में दे दिए और यहाँ पे इनके मैंने ये पासवर्ड स्टोर कर दिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि तीनों के पासवर्ड मैंने स्टोर कर दिए, ठीक है। ये देखिए, तो ये यहाँ पे आपको ये जो चीज़ें दिख रही हैं, ये और ये, तो ये आपके होते हैं कॉलम्स, ये आपके कॉलम्स होते हैं, ठीक है, टेबल के, ठीक है। और ये जो चीज़ें लेफ़्ट टू राइट जो चल रही है, ये हमारे होते हैं रोज़ या टपल्स। तो इसको हम रोज़ या टपल्स कह रहे हैं। और ये जो डेटा जो सेव हो रहा है, जैसे अमित सेव हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं सेल, ठीक है। तो जितने ये हैं इनको हम बोलते हैं सेल। जितने भी सर्कल हैं यहाँ पे, ये आपके हो जाते हैं सेल्स, ठीक है। तो एक से ज़्यादा है तो ये हमारे हो जाएंगे सेल्स, ठीक है, क्लियर। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने एक डेटाबेस बनाया और इसमें यानी कि टेबल स्टोर करी। टेबल का नाम है यूज़र्स, उसके अंदर 2 कॉलम है यूज़र नेम और पासवर्ड,
और उसके अंदर रो हमारे कितने हैं, 1 2 3, 3 रोज़ हैं हमारे, ठीक है। और 3 रोज़ में हमारे यहाँ पे वैल्यूज़ भी दी हुई है। तो अगर मैं लिखता हूँ अमित स्टार स्टार स्टार, तो ये हमारा हो गया टपल, तो इसको हम बोलेंगे टपल, ठीक है। टपल 1 पहला टपल। फिर लिखेंगे अजय, AJAY अजय, और इसके स्टार्स मैंने यहाँ लिख दिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, टपल 2। और तीसरा लिखा मैंने राहुल, और राहुल में स्टार्स कितने, 4, तो ये हो गया टपल 3, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूज़र नेम और पासवर्ड, यूज़र नेम एंड पासवर्ड, यूज़र नेम पासवर्ड। तो टपल के अंदर आपके दोनों यूज़र नेम और पासवर्ड होते हैं, ठीक है। या रो के अंदर हमारे, ठीक है, तो इसको हम रो भी बोल सकते हैं, रो 1, ठीक है। ऐसे हम लिखेंगे रो 2, और ऐसे हम लिखेंगे रो 3, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपके सामने मैंने डेटाबेस बना दिया है, ठीक है। तो एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, ये यूजर्स जो है इसका मैंने नाम नहीं दिया था, तो ये टेबल नेम होता है, तो ये हमारा टेबल का नाम होता है, ठीक है। कॉलम मैंने आपको बता दिए, कॉलम आपका यूज़र और पासवर्ड्स है, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ DBMS। जो DBMS हमारा जो सब्जेक्ट है जो हम पढ़ रहे हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के, ठीक है। तो चलिए पहला पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पे। तो पहला पॉइंट है रियल वर्ल्ड एंटिटी। तो जो भी हम यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है, तो वो रिलेटेड होगा रियल वर्ल्ड एंटिटी से। इसका मतलब है अ मॉडर्न DBMS इज़ मोर रियलिस्टिक एंड यूजर रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ टू डिज़ाइन इट्स आर्किटेक्चर। तो जितना भी आर्किटेक्चर यहाँ पे आप डिज़ाइन करोगे वो रियल वर्ल्ड एंटिटी से बहुत ज़्यादा मेल खाएगा। इट यूजेस द बिहेवियर एंड एट्रीब्यूट टू, यहाँ पे उसके बिहेवियर एट्रीब्यूट्स दोनों यूज़ करे जाएंगे। अब यहाँ पे एग्जांपल दे रहा है, जिस स्कूल का डेटाबेस हो गया आपका, जिसके अंदर स्टूडेंट्स की डिटेल्स हो गई, ठीक है, उनकी एज हो गई है, ठीक है, तो ये उनके एट्रीब्यूट्स हो गए। तो यहाँ पे रियल वर्ल्ड एंटिटी का अगर ये स्कूल का दे रहा है तो इसका मैं आपको बता ही देता हूँ। तो यहाँ पे इसने एक एंटिटी बताई है जिसका नाम इसने स्कूल रख लिया है, और स्कूल के अंदर क्या होगा, ये इसके एट्रीब्यूट होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टूडेंट्स होगा, स्टूडेंट्स कितने हैं उनकी होगी, ठीक है। फिर उसके बाद स्कूल का नेम क्या होगा, ठीक है। फिर उसके बाद एफिलिएशन क्या होगा, ठीक है। तो यह आपके जो ओवरऑल में जो आपको दिख रहे हैं आपके इसके एट्रीब्यूट्स हैं। तो यहाँ पे जब आप करोगे, ठीक है, तो स्कूल आपका जो है टाइमिंग क्या होगा, तो ये एट्रीब्यूट्स मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके रियल वर्ल्ड एंटिटी, एक जैसे आपका स्कूल है तो स्कूल के ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, तो ये रियल वर्ल्ड एंटिटी का काम करेगा यहाँ पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट उस पर चलते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे वो बोल रहा है रिलेशन डेटाबेस टेबल। DBMS के अंदर क्या होता है, आप जो है टेबल्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं रिलेशन बेस्ड टेबल्स। तो मतलब एक टेबल दूसरे टेबल से रिलेट करती है, मतलब एक एंटिटी जो है आपका, ठीक है, रिलेशनशिप की मदद से वो टेबल से आपका कनेक्ट होगी, ठीक है। तो DBMS अलाउज एंटिटीज़ एंड रिलेशंस अमंग देम टू फ्रॉम टेबल। A user can understand the architecture of the database just by looking at the table names। तो अगर मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूँ, जो फॉर एग्जांपल ये मेरा स्कूल है, और स्कूल की अगर मैं इसको आके टैबलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है, टेबल में, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3 4, तो मेरे पास 4 कॉलम्स आ जाएंगे, ये आप देख सकते हैं। और 4 कॉलम में ये स्कूल जो है हमारा हो जाएगा टेबल का नाम, ठीक है। फिर हो जाएगा टाइम, ठीक है। फिर हो जाएगा स्टूडेंट जो मैंने यहाँ पे लिया है। फिर हो जाएगा नेम, स्कूल का नाम क्या है। फिर हो जाएगा एफिलिएशन, तो एफिलिएशन, तो ये आप देख सकते हैं ये जो है ये आपका रिलेशन बेस्ड है, ठीक है। तो आपने इसके थ्रू आपने ये बना लिया, ठीक है, तो रिलेशन बेस्ड है, ठीक है। इसमें फिर आगे हम क्या करेंगे, टेबल को किसी और टेबल से हम कनेक्ट कर देंगे। सपोज़ कोई और टेबल है, ठीक है, उसमें आपके ये 2 वैल्यूज़ हैं, तो इन 2 टेबल्स में से सपोज़ मैंने क्या किया, एफिलिएशन को इससे कनेक्ट कर दिया, तो ये आगे हम देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आइसोलेशन ऑफ डेटा एप्लीकेशन। अ डेटाबेस सिस्टम इज़ एंटायरली डिफरेंट दैन द डेटा। अ डेटाबेस इज़ एन एक्टिव एंटिटी वेयर डेटा इज सेट टू बी पैसिव ऑन विच द डेटाबेस वर्क्स एंड ऑर्गेनाइजेज। DBMS also stores metadata which is data about data।
टू ईज इट्स ओन प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जितने भी आपके डेटा है, ठीक है, जो कि DBMS में है, ठीक है, वो आइसोलेटेड होता है। ठीक है, एप्लीकेशंस के बैकएंड पे जो डेटाबेस यूज़ होता है उसमें प्रोटेक्शन चाहिए होती है। प्रोटेक्शन के लिए हम उसको अनवांटेड उस यूज़ से हम उसको बचा सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे डेटा में से अगर हम किसी एक पर्टिकुलर डेटा को निकालते हैं तो वो आपका कहलाता है मेटा डेटा। ठीक है, विच इज़ अ टाइप ऑफ डेटा। ठीक है, नेक्स्ट है रेसिडेंसी। ठीक है, तो ये वर्ड है लेस रेडिडेंसी। रेडिडेंसी का मतलब है व्हेन द डेटा कीप्स ऑन रिपीटिंग विदाउट एनी रीज़न। जब आपका डेटा टेबल के अंदर विदाउट एनी रीज़न रिपीट होने लगे तो उसको हम बोलते हैं रेडिडेंसी। ठीक है, फिर तो ये नॉर्मलाइजेशन का पार्ट है, जब ये आएगा तो आगे आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका कंसिस्टेंसी। Consistency is a state where every relation in a database remains consistent. There exist methods and techniques which can detect attempt of leaving database in inconsistent state. A DBMS can provide greater consistency as compared to earlier forms of data storing applications like file प्रोसेसिंग सिस्टम। तो मतलब कहने के ये यहाँ पे कि एक कंसिस्टेंसी DBMS का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसमें डेटा जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमेशा अपडेट होता है, कंसिस्टेंट रहता है। ठीक है, एंड ऐसा नहीं है कि डेटा आपका आउटडेटेड हो जाए, क्योंकि वो आपका रियल वर्ल्ड से कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो इसलिए डेटा यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इट इज़ कंसिस्टेंट बाय नेचर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेरी। तो यहाँ पे DBMS सपोर्ट करता है क्वेरी लैंग्वेज को। तो क्वेरी लैंग्वेज का मतलब है DBMS इज इक्विप्ड विथ क्वेरी लैंग्वेज विच मेक्स इट्स मोर efficient टू रिट्रीव एंड मैनिपुलेट डेटा। अ यूजर कैन यूज एंड as many and as different filtering options as required to retrieve a set of data. Traditionally, it was not possible where file processing system was used. तो कहने का मतलब है जब फाइल सिस्टम प्रोसेसिंग हमारे पास पहले था जिसमें हम डेटा को फाइल्स में स्टोर करते थे, ठीक है, वहाँ पे हम फेच ऑपरेशन या सर्च ऑपरेशन या डिलीट ऑपरेशन नहीं लगा सकते थे क्योंकि वहाँ पे क्वेरी लैंग्वेज अवेलेबल नहीं थी। ठीक है, तो डेटाबेस को में से अगर हम डेटाबेस में से डेटा को फेच करते हैं, ठीक है, तो उसको फेच करने के लिए वहाँ पे लैंग्वेज जो यूज़ होती है उसको हम क्वेरी लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर है प्रॉपर्टी। यहाँ पे कह रहा है कि एसेट प्रॉपर्टी। तो आपका जो DBMS है वो सेटिस्फाई करना चाहिए एसेट प्रॉपर्टी से। तो एसेट प्रॉपर्टी का मतलब है एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, तो ये चीज़ें इसके अंदर पूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका जो डेटाबेस है वो मल्टी यूज़र एंड कॉन्करेंट एक्सेस को सपोर्ट करे। मतलब कहने का ये है कि आप एक ही अगर जो कॉमन डेटाबेस है, चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। तो ये देखिए, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता देता हूँ ये चीज़। यहाँ पे है मल्टीपल यूज़र्स। तो यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्जांपल ये डेटाबेस है, ठीक है, ये मेरा है आपका फेसबुक का डेटाबेस। ठीक है, तो इससे बहुत सारे यूज़र्स इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, यूज़र्स है। यूज़र्स कौन, वी आर द पीपल, हम लोग हैं, क्योंकि हम फेसबुक से इंटरेक्ट करते हैं अपना काम कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो ये यूज़र्स हो गए। तो ये हम यूज़र्स हो गए, ये जितने भी हैं ये सारे यूज़र्स हो गए। ये सारे यूज़र, मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ यूज़र्स डेटाबेस को एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मल्टी यूज़र्स। ठीक है, डेटाबेस सपोर्ट करता है यहाँ पे मल्टी यूज़र्स को। DB कर देते हैं क्योंकि फेसबुक का डेटाबेस है। और कॉन्करेंट एक्सेस मतलब ये अगर के ये शख्स कोई पोस्ट डेटाबेस में अपडेट कर रहा है, ठीक है, या अपने अकाउंट में कुछ अपडेट कर रहा है तो पैरेलली वो इसको रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, और टेबल्स में अगर वो पासवर्ड चेंज कर रहा है, ठीक है, प्रोफाइल पिक चेंज कर रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे कोई भी अगर कंटेंट चेंज कर रहा है रिफ्लेक्ट होगा। तो वो हमारा होता है कॉन्करेंट एक्सेस। एक ही टाइम पे ये यूज़र और ये यूज़र डेटाबेस में चेंजेस अपने हिसाब से कर सकता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्करेंट एक्सेस। कॉन्करेंट एक्सेस का मतलब है, ठीक है, सेम टाइम पे अलग अलग यूज़र्स डेटाबेस को यूज़ करते हैं और उसको एक्सेस करते हैं, वैल्यूज़ को चेंज करते हैं अपने काम के हिसाब से। नेक्स्ट है मल्टीपल व्यू। DBMS offers multiple view from different users. A user who is sales department will have different view of database than a person working in a production department. This feature enables user to have a concentrative view of a database according to the रिक्वायरमेंट। इसका मतलब ये है, सपोज़ कोई फेसबुक हमारा है, फेसबुक, ठीक है, तो यहाँ पे जो यूज़र्स हैं उनको डेटाबेस अलग तरीके से दिखेगा। और जहाँ पे अगर डेवलपर्स बैठे हुए हैं, डेवलपर्स जिनको हम इंजीनियर्स बोलते हैं, जिन्होंने ये ऐप बनाई है, उनको ये डेटाबेस एक अलग व्यू में दिखेगा। तो कहने का मतलब ये है, तो यहाँ पे मल्टीपल व्यूज़ ये प्रोवाइड करता है। तो कहने का मतलब ये है कि मल्टीपल व्यूज़ प्रोवाइड करता है। तो इसने यहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का दिया एग्जांपल। तो यहाँ पे मैंने यूज़र्स और डेवलपर्स जो इंजीनियर्स हैं उनका एग्जांपल दिया। तो इंजीनियर्स जो होंगे उनको बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों पे कंट्रोल रहेगा, लेकिन जो यूज़र्स जो है उनका कंट्रोल जो है वो लिमिटेड रहेगा एप्लीकेशन पे।
नेक्स्ट है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी ये कहता है कि आपका जो DBMS है, ठीक है, DBMS में एक नया फीचर है जिसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी, जिससे आप डेटा को सिक्योर कर सकते हो पासवर्ड लगा के, जो कि ताकि अनऑथराइज एक्सेस जो है उसको हम रोक सकें, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कोई ये यूज़र है फेसबुक का और ये यूज़र इसके अकाउंट को अगर चेक करना चाह रहा है, नॉर्मली तो ये चेक कर लेगा, लेकिन इसकी जो पर्सनल डिटेल्स है, प्रोफेशनल डिटेल्स, उनको ये चेंज नहीं कर पाएगा। वो क्यों? क्योंकि ऑलरेडी सिक्योरिटी उसमें लगी हुई है, किसके थ्रू? पासवर्ड के थ्रू, PWD के थ्रू, जो कि इसको एक अच्छा विकल्प बनाती है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ DBMS। तो DBMS जो है उसके एडवांटेजेस क्या क्या है? तो पहला DBMS का एडवांटेज है बेटर डेटा ट्रांसफ़र। तो जब भी आप DBMS में काम कर रहे हो तो डेटा ट्रांसफ़र बहुत ही ईजिली हो सकता है, जो कि इसका बहुत ही इफेक्टिव या फीचर है, जिसमें आप अपना डेटा को अक्रॉस द नेटवर्क शेयर कर सकते हो। फिर है नेक्स्ट पॉइंट है बेटर डेटा सिक्योरिटी। इसका मतलब ये है जब आप DBMS यूज़ कर रहे हो तो आप अपने डेटा को ट्रांसफ़र तो कर भी पाओगे, उसके साथ साथ उसको आप सिक्योर भी कर पाओगे, मतलब डेटा सिक्योरिटी भी आप प्रोवाइड कर पाओगे, जिससे जो अनऑथराइज जो एक्सेस है उसको आप यहाँ पे स्टॉप कर सको, ठीक है। तो DBMS एक आपका सिस्टम है, ठीक है, जो कि बेटर प्लेटफॉर्म है फॉर डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पॉलिसीज़, दस हेल्प कंपनीज टू इम्प्रूव डेटा सिक्योरिटी। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट इज़ बेटर डेटा इंटीग्रेशन। तो ये कहता है कि ड्यू टू DBMS we have an access to well managed and synchronized form of data. This makes data handling very easy and gives integrated view of how a particular organization is working, and also helps to keep a track of how a segment of company affects another segment। तो मतलब एक यहाँ पे क्या है, अगर हम DBMS को इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, DBMS के थ्रू अगर हम काम करते हैं तो उससे क्या होता है, आपका जो डेटा होता है, ठीक है, वो बहुत ही ऑर्गेनाइज फॉर्म में आता है। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ विद द हेल्प ऑफ स्मॉल डायग्राम, ठीक है। तो चलिए एक डायग्राम मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, सपोज़ मैंने यहाँ पे एक डेटाबेस बनाया है, ठीक है, और एक ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ABC कंपनी है, जो कि इस डेटाबेस को यूज़ कर रही है। तो इस डेटाबेस के अंदर अगर मैं ये डॉट्स बना देता हूँ, तो ये 4 डॉट्स हैं, तो 4 डॉट्स में ABC जो है कंपनी है, इस डेटाबेस के अंदर अपनी सारी वैल्यूज़ स्टोर करेगी, और ये अलग अलग डॉट्स आपके टेबल्स हैं, टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, टेबल 4, और हर टेबल में सपोज़ टेबल 1 में सेल्स का डेटा है, देन उसके बाद आपका फाइनेंस का डेटा है, फिर है यहाँ पे स्टॉक का अगर डेटा है, हाँ, और यहाँ पे है आपका एम्प्लॉयज़ का डेटा है। तो ये कह सकता है कि आप ABC जो कंपनी है, ठीक है, वो अपने डेटा को विद द हेल्प ऑफ DBMS अलग अलग टेबल्स में मैनेज कर रही है, ताकि आगे जाके इसको बहुत अच्छी तरह ऑर्गेनाइज फॉर्म में डेटा मिल सके, ठीक है। और ये किसके थ्रू पॉसिबल है? ये विद द हेल्प ऑफ आपका DBMS है, जो कि इंटीग्रेट किया जाता है, ठीक है, किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, या ऑर्गेनाइजेशन उसको यूज़ करती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है मिनिमल डेटा इनकन्सिस्टेंसी। इसका मतलब है डेटा इनकन्सिस्टेंसी अकर्स बिटवीन फाइल्स व्हेन वर्जन ऑफ सेम डेटा अपीयर्स इन डिफरेंट प्लेसेस। मतलब क्या है कि सपोज़ आपने कोई टेबल बनाई है, तो यहाँ पे मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको लिख के। सपोज़ मैंने कोई टेबल बनाई है, उसके अंदर 2 कॉलम है, ठीक है, ठीक है, और हम यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे नेम है और यहाँ पे रोल नंबर है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने दे दिया कि ये स्टूडेंट नाम का एक डेटा है। तो यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ तो स्टूडेंट का नाम A है, देन B है, देन A है, तो यहाँ पे इसका रोल नंबर है 101, 102 और 101। ये फिर से रिपीट हो गया। तो ये देखिए, ये डेटा इनकन्सिस्टेंट है, क्योंकि ये 2 बार रिपीट हो रहा है और ये स्पेस भी एलोकेट कर रहा है, ठीक है। तो ये इनकन्सिस्टेंसी प्रोड्यूस कर रहा है टेबल के अंदर, जो कि अफेक्ट करेगा किसके अंदर? डेटाबेस के अंदर, ठीक है, ये अफेक्ट करेगा डेटाबेस के अंदर। तो अभी तो हमारे यही 2 एंट्रीज़ हैं जो कि आपकी सेम है, ठीक है, ऐसे बहुत सारी हो सकती हैं। तो वो डेटाबेस के हेल्प से हम इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, किसके थ्रू? DBMS के थ्रू। तो DBMS के थ्रू हम इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, जो कि कॉन्सेप्ट यूज़ करेगा नॉर्मलाइजेशन। आगे जब आएगा नॉर्मलाइजेशन तो हम नॉर्मलाइजेशन पढ़ेंगे। फास्ट डेटा एक्सेस। DBMS में अगर आप काम कर रहे हो तो आप डेटा को बहुत अच्छी तरह एक्सेस कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको यहाँ पे एक
यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया था, ये एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एग्जांपल दिया था कि सपोज़ कोई कंपनी है ABC, तो अगर मुझे सेल्स का डेटा चाहिए तो मैं उसको फेच कर सकता हूँ, फाइनेंस का यहाँ से, स्टॉक का यहाँ से और एम्प्लॉयज़ का यहाँ से। सो विद द हेल्प ऑफ DBMS आई एम एबल टू एक्सेस द डेटा बिकॉज द डेटा इज़ बीन स्टोर इन डिफरेंट टेबल्स इन अ सिंगल डेटाबेस। तो डेटाबेस यहाँ पर है, तो ये अगर मैं बोलता हूँ ABC कंपनी का DB है, डेटाबेस है यहाँ पे, ठीक है। तो अलग अलग टेबल्स यहाँ पे स्टोर्ड है, ठीक है, और टेबल्स में अलग अलग टाइप का डेटा है, ठीक है। तो मैं अकॉर्डिंग टू क्वेरी लैंग्वेज कोई भी डेटा किसी भी टेबल से फेच कर सकता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए अब डिसएडवांटेज की बात करते हैं। तो पहला है कॉम्प्लेक्सिटी। तो चलिए कॉम्प्लेक्सिटी कैसे होगी तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सपोज़ मेरे पास कोई टेबल है और उस टेबल के अंदर मेरे पास कितने कॉलम्स है, 2 कॉलम्स है। तो सपोज़ मैंने कोई टेबल बनाई यहाँ पे और इसके अंदर मेरे 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो ये देखिए मैंने 3 कॉलम और 2 रो की, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम, यहाँ पे लिख दिया एज और यहाँ पे लिख दिया रोल नंबर। तो मैंने टेबल का नाम रख दिया स्टूडेंट। सपोज़ यहाँ पे मैंने टेबल का नाम स्टूडेंट रख दिया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया है A, फिर B, इसका एज है 10, इसकी एज है 20, इसका रोल नंबर है 101, इसका रोल नंबर है 102। तो सपोज़ मैंने कोई टेबल बना ली है, ठीक है, टेबल का नाम स्टूडेंट है। अब वो ये कह रहा है कॉम्प्लेक्सिटी। तो कॉम्प्लेक्सिटी कैसे होगी, अभी इसके अंदर कितने रोज़ हैं, R1 R2, 2 रोज़ है, ये एक रो है, एक रो ये है, और रो आपको पता है लेफ़्ट टू राइट चलता है। तो A 10 101 एक रो है, B 20 101 दूसरा रो है, ओके। तो अब क्या है, अभी तो 2 रो हैं, अगर ये 2 बिलियन रोज़ हो जाते, ठीक है, इस टेबल में, तो ये क्या होता है, ये और कॉम्प्लेक्स हो जाता। तो इमेजिन करो इस टेबल के अंदर 2 बिलियन रोज़, ठीक है। तो 2 बिलियन रोज़ अगर हो जाते तो कॉम्प्लेक्सिटी, डेटा इंक्रीज़ हो जाता और कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ हो जाती, तो वहाँ पे इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन थोड़ा टफ हो जाता। तो डिसएडवांटेज क्या है, इट इज़ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो जब डेटाबेस का साइज़ बढ़ता है तो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो DBMS के जो सॉफ्टवेयर जो मैंने आपको बताए थे, इस पॉइंट पे वो ये बता रहा है कि वो फ्री नहीं है। बेसिक लेवल पे तो फ्री है, लेकिन एडवांस लेवल पे जब आप काम करते हो तो आपको पे करना पड़ता है, तो इट इज़ कॉस्टली। नेक्स्ट कह रहा है कि दे आर लार्ज इन साइज़। ऑब्वियसली डेटाबेस जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है और उसके अंदर जो भी डेटाबेस है वो भी ग्रो करता है, मतलब वो लार्ज होता जाता है इन साइज़ में। तो पहले एक टेबल है तो आपकी 2 होगी, फिर 200 होंगी, 300 होंगी, 3 बिलियन टेबल्स हो सकती हैं, 5 बिलियंस हो सकती हैं। तो इट टोटली डिपेंड्स कि मतलब क्या है डेटाबेस। तो जैसे जैसे टेबल्स, नंबर ऑफ़ टेबल्स इंक्रीज़ होंगी वैसे वैसे आपकी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ होगी और साइज़ ऑफ डेटा भी इंक्रीज़ होगा, ठीक है, क्लियर। तो ये आपके कुछ बेसिक्स, आपका कुछ डिसएडवांटेजेस आपके हैं यहाँ पे DBMS के।